India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. गवर्नर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। बता दें आपको कि गवर्नर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इस महत्वपूर्ण बात ये निकल के सामने आई है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिकता के आधार पर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है। कोर्ट ने कहा है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिकता के आधार पर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 143 से मिलती है, जो सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति संवैधानिक अदालतों के पास है और राष्ट्रपति को इस तथ्य द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए कि अगर कोई विधेयक असंवैधानिक प्रतीत होता है तो इससे न्यायिक दिमाग द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सरकार को विधेयक की संवैधानिकता निर्धारित करने में अदालत की भूमिका नहीं लेनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के तहत अनुच्छेद 143 के तहत ऐसे प्रश्नों का संदर्भ लेना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 4 दशक बाद बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाया है। कोर्ट ने दत्तक पुत्री संबंधी दावा खारिज किया है। दरअसल हाई कोर्ट ने 9 अगस्त 1967 के दत्तक पुत्र संबंधित दस्तावेज की वैधता को स्वीकार करने से इनकार करते हुए अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि हाई कोर्ट ने उस दस्तावेज को खारिज करके सही किया जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। इसके साथ ही बेटियों को पिता की संपत्ति में 4 दशक बाद अधिकार मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 4 दशक से अधिक समय बाद बेटियों को उनके पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाया है। शीर्ष अदालत ने संपत्ति विवाद के इस मामले में एक व्यक्ति के दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को खारिज करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये बेटियों को उनके पिता की संपत्ति पाने के अधिकार से वंचित करने की सोची समझी चाल है। लंबी कानूनी लड़ाई को समाप्त करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 1983 में दाखिल दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को स्वीकार करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि इसमें अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया गया, जैसा कि बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी की सहमति लेनी होगी। शिव कुमारी देवी और हरमुनिया उत्तर प्रदेश के निवासी भुवनेश्वर सिंह की बेटी हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है। याचिकाकर्ता अशोक कुमार ने भुवनेश्वर सिंह की संपत्तियों का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए दत्तक पुत्र संबंधित दस्तावेज पेश किया है। उन्होंने दावा किया है कि भुवनेश्वर सिंह ने उन्हें उनके जैविक पिता सूबेदार सिंह से एक समारोह में गोद लिया था। अदालत के समक्ष इस दावे से संबंधित एक तस्वीर भी पेश की गई थी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के 11 दिसंबर 2024 के आदेश के खिलाफ अशोक कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
अगली खबर का रुख करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का आदेश दिया है, जहां वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं है और दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का आदेश दिया, जो जिले में नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का उद्देश्य स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। बता दें आपको कि सामान्य स्थिति को बहाल करना इनका मकसद था। साथ ही साथ न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने आदेशों के पालन में उठाए गए कदमों का विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। और वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और एक वकील ने एक PIL दायर की थी। ये PIL याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि ये एक राजनीतिक रूप से प्रेरित याचिका है और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सशस्त्र बलों की तैनाती का आदेश दिया, जहां पर वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं है और दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का आदेश दिया, जो जिले में नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का उद्देश्य स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालना और सामान्य स्थिति को बहाल करना है। न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने आदेश का पालन में उठाए गए कदमों का विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और एक वकील ने एक PIL याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि एक राजनीतिक रूप से प्रेरित याचिका है और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम है। अगली खबर का रुख करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पुलिस द्वारा जब्त वाहनों और सार्वजनिक स्थानों पर डंप या पार्क किए गए वाहनों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार करने और रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश मैराथन मैक्सिमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया था, जिसने अपने परिसर के पास एक निजी भूमि पर पार्क किए गए वाहन पर जब्त वाहनों पर चिंता व्यक्त की थी। न्यायालय ने पुलिस को जब्त वाहनों को तुरंत नामित भंडारण क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए एक तंत्र बनाने का निर्देश दिया है, न कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने का। न्यायालय ने कहा है कि मुंबई जैसे शहरों में खुली जगहों की कमी है, इसीलिए जब्त वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करना सार्वजनिक असुविधा का कारण बनता है। न्यायालय ने सिविक और यातायात अधिकारियों के निष्क्रिय दृष्टिकोण की आलोचना की और कहा कि जब पैदल चलने वालों को पहले ही परेशानी होती है तो यातायात विभाग को इन मुद्दों पर मूकदर्शक नहीं रहना चाहिए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात और महाराष्ट्र के पुलिस महानिरीक्षक को एक विस्तृत तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि जब्त वाहनों को तुरंत नामित भंडारण क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सके। नीति को गृह विभाग के प्रधान सचिव के अधीन तैयार किया जाएगा और न्यायालय में प्रस्तुत भी किया जाएगा।
बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को पुलिस द्वारा जब्त वाहनों और सार्वजनिक स्थानों पर डंप या पार्क किए गए वाहनों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए स्पष्ट नीति तैयार करने और रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। बता दें आपको कि यह आदेश मैराथन मैक्सिमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया था, जिसने अपने परिसर के एक निजी भूमि पर पार्क किए गए जब्त वाहनों पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने पुलिस को जब्त वाहनों को तुरंत नामित भंडारण क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए एक तंत्र बनाने का निर्देश दिया, न कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने का। न्यायालय ने कहा कि मुंबई जैसे शहरों में खुली जगहों की कमी है, इसीलिए जब्त वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करना सार्वजनिक असुविधा का कारण बनता है। न्यायालय ने सिविक और यातायात अधिकारियों के निष्क्रिय दृष्टिकोण की आलोचना की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद की बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा। बता दें आपको कि जिस पर अपने दो छोटे बच्चों को पत्नी से झगड़े के बाद एक कुएं में फेंककर हत्या करने का आरोप था, संतोष कचारू वालुंजे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में जस्टिस आरजी अवचट और नीरज धोटे की खंडपीठ ने आरोपी संतोष वालुंचे की अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, चूंकि बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए ये उनके पिता पर है कि वे बताए कि उन्होंने उनके साथ क्या किया और कब वे अलग हुए। आरोपी ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसीलिए एकमात्र निष्कर्ष जो निकला है वो ये निकाला जा सकता है कि वह ये है कि आरोपी ने ही अपने बच्चों को कुएं में फेंका, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना 28 दिसंबर 2018 की बताई जा रही है, जब वालुंचे ने घरेलू झगड़े के बाद अपने दो छोटे बच्चों के साथ घर छोड़ दिया था। अगले दिन उनके शव एक स्थानीय किसान के कुएं में तैरते हुए पाए गए थे। कुएं के मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कराया था। जांच में पता चला कि वालुंचे अपने बच्चों के साथ घूम रहा था, रिश्तेदारों से मिला था और कई गवाहों ने उसे बच्चों के साथ देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी। वालुंचे के वकील ने तर्क दिया कि मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और कुएं में कोई सुरक्षात्मक दीवार नहीं थी जिससे बच्चे दुर्घटनावश गिर सकते थे। उन्होंने गवाह के बयान दर्ज करने में देरी और पहचान परेड में कमी की ओर इशारा किया। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया है कि पत्नी के पास मार्शल विवाद के कारण उसे झूठा फंसाने के कारण हो सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मामले को विश्वसनीय और परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा पाया। कोर्ट ने कहा कि यह दोहराया जा सकता है कि पत्नी के पास अपने पति के खिलाफ गवाही देने का कोई कारण नहीं है जो उसके वैवाहिक भविष्य को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए यह साबित होता है कि आरोपी ने अपनी पत्नी से झगड़े के बाद अपने दो बच्चों के साथ घर छोड़ दिया था। अगली खबर का रुख करते हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक पिता को अपने नाबालिग बेटे से मिलने का अधिकार, भले ही बेटे ने उसके खिलाफ अपनी मां की हत्या के मामले में गवाही दी हो। कोर्ट ने पिता को सशस्त्र मुलाकात का अधिकार दिया है ताकि वह अपने बेटे के साथ संबंध बना सके और उसके प्यार और स्नेह को जीत सके। पिता पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था और बेटे ने उसके खिलाफ गवाही भी दी थी। बता दें कि पिता को बाद में बरी कर दिया गया था। इसके बावजूद बेटा अपने पिता से मिलने से इनकार कर चुका है।
और अपने नाना नानी के साथ रहना चाहता है। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही बेटा अपने पिता से कोई लगाव नहीं रखता हो, लेकिन सीमित और सशर्त मुलाकात के माध्यम से गलतफहमियां दूर हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बच्चे का ये मानवाधिकार है कि उसे दोनों माता पिता का प्यार और स्नेह मिले। पिता को बेटे की कस्टडी से इनकार कर दिया गया है। पिता को सशर्त मुलाकात का अधिकार दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों को आपसी सम्मान और सहयोग बनाए रखने के चाहिए ताकि बच्चे का भला हो सके। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि कोर्ट बच्चे के हितों को सर्वोपरि मानता है और पिता के अधिकारों को भी महत्व देता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.